इसकी हिस्ट्री को देखा था। हिस्ट्री के बाद हम यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इस वाइटल फोर्स थ्योरी की जो बेस को जो ब्रेक डाउन किया था वो फ्रेडरल क्राफ्ट ने ब्रेक डाउन किया था। में नहीं दे सकते और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वहाँ से आती है जो लिविंग थिंग्स से होते हैं, मतलब नेचुरली उनमें ये फोर्स डेवलप हुई होती है। इस बेस पे उन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी थी जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस वाइटल फोर्स थ्योरी के भी यही 2 पॉइंट्स थे कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरी। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट ओनली प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्कोप था 200 ईयर्स अगो तो बड़ा कंजर्वेटिव हो गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से। तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी के काफ़ी अरसे के बाद हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी आती है जिसको हम वॉलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वॉलर जो था, ये फ्रेडरिक वॉलर एक जर्मन केमिस्ट था। उसने 1828 में फ़र्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर कर दिया, लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो जब इसने यूरिया प्रिपेयर किया, यूरिया जो है हमारे पास वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब प्रिपेयर किया तो ब्रेक डाउन हो गया इस वाइटल फोर्स थ्योरी का। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का जो ब्रेक डाउन है ये इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही इसकी सही वाली एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपके सामने स्लाइड्स आ रही है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1828 फ्रेडरिक वॉलर आ जर्मन केमिस्ट प्रिपेयर्ड यूरिया एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉरेटरी एंड ब्रोक वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसने जब यूरिया प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक हो गई। ठीक है, उसके ब्रेक होने के इसने प्रिपेयर कैसे किया था इसको हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो ये आपकी बुक पे जो है ना वो डायरेक्ट रिएक्शन किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास सेकंड वाला रिएक्शन है जिसमें अमोनियम साइनाइड से को हीट अप किया लेबॉरेटरी में तो यूरिया प्रिपेयर हुआ। तो अमोनियम साइनाइड हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह जो है वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं। ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अमोनियम साइनाइड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। इसने अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम साइनाइड को प्रिपेयर किया। उसके बाद आपके पास ये रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, उससे अमोनियम साइनाइड को उसने प्रिपेयर किया। ठीक है, उसको ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है NH4Cl KCNO, इन दोनों को आपस में जब हीट किया तो क्या है NH4CNO प्लस KCl। NH4CNO क्या है? NH4CNO क्या है आपका? अमोनियम साइनाइड है। But he heated it much and then rearranged reaction took place with which formed urea। ठीक है, आपके पास हमने क्या किया तब जो है वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को इस तरीके से प्रिपेयर किया इस रिएक्शन के थ्रू। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसको आपने साथ में आप लोग ऐसे करें कि बुक ओपन कर लें, बुक को साथ में देखते जाएँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है मॉडर्न डेफिनेशन। तो प्रीवियस डेफिनेशन ओरिजिन की बेस पे थी, ओरिजिन की बेस पे थी कि मतलब लिविंग थिंग से ड्राइव हुए हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जब वॉलर ने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने ये प्रूव कर दिया कि हम लेबॉरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास सही वाली डेफिनेशन जो है आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नाउन एज हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और दूसरा को क्या हो? हाइड्रोजन, आर नाउन एज हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड विच कुड बी थॉट ऑफ एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स। अब उसके डेरिवेटिव्स में क्या है? डेरिवेटिव्स में हैलोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ठीक है, ये अगर उसके किसी कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक है तो आप उसको कहते हो कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी हमने डिस्कशन इस बात पे करनी है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये इसके लार्ज नंबर ऑफ और इंपॉर्टेंस भी देखनी है और ये भी देखना है कि इसको सेपरेट ब्रांच में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है। सेपरेट ब्रांच इस वजह से है इसकी क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो है वो आपस में लिंक हुए होते हैं, कार्बन कार्बन आपस में लिंक होती हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकती है। और इस लिंकिंग की वजह से हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी देखनी है। इस लिंकिंग की वजह से जो है इसके लार्ज और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिसाइड होती है फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास फंक्शन ग्रुप OH का फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको हाइड्रोक्सल कहते हैं, ठीक है। COOH कहा जाता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन जिसको कहते हैं हम, और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं जिसको अल्काइन कहते हैं, ठीक है। इन सारे फंक्शन ग्रुप की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं और ये कंटेन कर रहे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ये होती है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की जो है इसको हमने आगे जाके इसकी डिटेल देखनी है, वो क्या है, आइसोमरिज्म है। ये आइसोमरिज्म स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं आइसोमरिज्म के। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सोलिबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्यों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आते हैं, आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि जो हमने सोलिबिलिटी का फिनोमेना याद किया हुआ है, डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर है। आगे हम थोड़ी सी इसकी पोलरिटी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नॉन पोलर होने की वजह से अब नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर में ही हल होगा, पोलर पोलर में होगा। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो वाटर में जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकते, क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। इसलिए आपने ये बात मस्ट जो है अपने जहन में रख लेनी है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन पोलर में सोल्यूबल है, ठीक है। जहाँ ये आपने पॉइंट मेन पॉइंट है जो आपने जब आपने एल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्कोहल हो ईथर हो फिनोल हो जितने भी, आपने ये पॉइंट तो जेन में रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन पोलर में सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। और इसके बाद इनका नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो भी डिफरेंट होता है बाकी रिएक्शंस की वजह से। और इसके सबसे मेन बात ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वजह से है कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर डिस्कस किया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने फीचर्स को देखना है, इनकी फीचर्स क्या हैं, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बाकी डिफरेंट डाइवर्सिटी क्यों है बाकी कंपाउंड से। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है या फीचर कह लें आप तो वो कैटिनेशन है, ठीक है। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन जो सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, कार्बन कार्बन आपस में लिंक है, ये ऐसे ही चेन चलती जाएगी आपस में। ये क्या है, आपस में सेल्फ लिंकिंग हुई है, इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। ये लॉन्ग चेन्स जो होती हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, हम साइक्लिक भी देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, ब्रांच चेन पढ़ी है आपने, साइक्लिक पढ़ी है जिसमें बेंजीन आ जाता है, ठीक है। एरोमेटिक भी आ जाते हैं, वो बेंजीन की एग्जाम्पल एरोमेटिक, ठीक है। इस वजह से ये क्या, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैटिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक कैटिनेशन जो है कि कार्बन जो है कि जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसी का ग्रुप के मेंबर जो है आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर सिलिकॉन, ठीक है, ये उसी ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो भी कैटिनेशन शो करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप जो होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, वो कैटिनेशन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन को फॉलो नहीं करती जितनी कार्बन करती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये कैटिनेशन जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी पे। अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई है तो वो कैटिनेशन गुड है। क्यों वो एनर्जी हाई का की रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, देखिए अगर ये कार्बन कार्बन आपस में जो बॉन्ड है अगर इनका स्ट्रॉन्ग है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो वो कम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर जैसे हम सल्फर या सिलिकॉन की एग्जांपल देखें, वो कैटिनेशन करते हैं, उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद उनकी जो लॉन्ग चेन्स होती हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। वो ब्रेक होना इसलिए स्टार्ट होती हैं कि उनकी आपस की लिंकिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड हम कहें वो क्या होता है, वो वीक होता है। लेकिन कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो हाई होने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी कैटिनेशन ये जितनी मर्जी लंबी चेन्स बना लें लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होती।
दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन हम इसी चैप्टर में इतने डिटेल पढ़ेंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आए हो, ठीक है। इसको फिर भी हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैटिनेशन। इसमें क्या होता है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखें, हमारे पास ये 2 कार्बन है, अगर हम दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 2.6 दोनों कार्बन की है, 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगी। पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब पोलैरिटी क्रिएट होती है तो पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ये जैसे अगर हम इसमें पोलैरिटी डेवलप हो तो दोनों कार्बन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड जो हो गया ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो लॉन्ग चेन ब्रेक हो जाएगी, कैटिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस वजह से अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डिफरेंस 0 होने की वजह से इनकी कैटिनेशन गुड होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉन्ड नेचर है। तो बॉन्ड नेचर में हमारे पास हमने ये डिसाइड करना है कि इसका बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है कि कोवलेंट होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन के भी हम डिस्कस करके हटे हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है, जहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिफरेंस इज 0 बिकॉज बोथ हैव 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब 2.6 है 2.6 है तो माइनस 2.6 माइनस 2.6 0 इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो ये तो आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं आयनिक हो सकता, तो आपने यहाँ पे एक अपने पॉइंट आउट कर लो ये बात कि आयनिक के लिए ज़रूरी है कि वो कंपाउंड या वो बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा अगर 2 एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.6 हो या 1.6 से ग्रेटर। मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये दो कार्बन हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम जब निकालते, ठीक है, वो अगर वो 1.6 आता, ठीक है, या 1.6 से ज़्यादा आता तो हम उसको कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है। जैसे अगर हम वाटर के केस में देखें, ठीक है, उसमें और यहाँ किसी NaCl हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड आ जाता है। तो उसमें देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 1.6 ना तो 1.6 है ना 1.6 से ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 डिफरेंस जो है 0 है। तो इस वजह से ये आयनिक नॉट आयनिक कोवलेंट इन नेचर, इस वजह से ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका बिहेवियर जो होता है वो सेम होता है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। अल्केन्स, ये भी हाइड्रोकार्बन अल्कीन, अल्काइन जो है जहाँ पे अल्कनोल्स लिखा हुआ है ये क्या है, अल्कोहल्स हैं, ठीक है। अल्कोहल्स हो जाएँ, हाइड्रोक्स